हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी सीरीज। लास्ट लेक्चर में हम लोग डीपीएसपी के बारे में जाने थे। आर्टिकल 42 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे के सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आई एम हियर, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग 42 तक पढ़ चुके हैं। रिवीजन भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन ज़रूर से कर लें। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 स्टार्ट्स विथ लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। लिविंग वेज, जैसे अभी तक हम लोग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पढ़े थे और राइट टू वर्क इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिजेबलमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस। ये चारों केस में वर्क और एजुकेशन के बारे में पढ़े थे और राइट टू लाइवलीहुड पढ़े थे आर्टिकल 39 क्लॉज ए में। अब है 43 में, स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर वे, स्टेट किसी भी तरीके से, टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियलिस्ट और अदरवाइज वर्क अ लिविंग वेज। इज दैट क्लियर? चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, उसको एक लिविंग वेज मिलना चाहिए और वो एक डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट लिविंग वेज कंडीशन, इनह्यूमन कंडीशन में काम नहीं करवाना है। जब आप किसी से काम करवा रहे हो तो आपको उसको प्रॉपर फैसिलिटी देनी है, चाहे वो एक्सेस टू टॉयलेट हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये ह्यूमन कंडीशन, ये बेसिक नेसेसिटी है, ये देनी है। ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इज दैट क्लियर? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अभी तक हम लोग राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात कर रहे थे इन आर्टिकल 21। यहाँ पे भी हमारा एम है कि हम वर्किंग कंडीशन में भी, नॉट ओनली इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ बट इवन इन वर्किंग कंडीशन भी हम एक ह्यूमेन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाएँ और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लीजर टाइम तो मिलेगा ही। जब हम काम कर रहे हैं तो काम करके थकेंगे, एक हॉबी होती है, सबकी होती है, नहीं होती है तो प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि वो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा इन इंटरव्यू। तो और एक कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूरी है। एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ, कौन बताता है? कॉटेज इंडस्ट्री गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। सो आप इसमें दो चीज़ देखिएगा कि आर्टिकल 40 जो है गांधीयन प्रिंसिपल में भी आता है और गांधीयन प्रिंसिपल में क्यों आता है? तो ये कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। कॉटेज इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी छोटे छोटे लघु उद्योग के बारे में बात किया करते थे। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 क्लॉज ए। आर्टिकल 43 क्लॉज ए में इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बात किया जाता है। इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर हैं उनके लिए सुटेबल लेजिस्लेशन होना चाहिए। देखिए, स्टेट शैल बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। मतलब सिर्फ वो ऐसा ना हो कि मीनियल वर्क ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट में उनका रोल होना चाहिए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अभी तक हमारे कंट्री में सिर्फ इससे पहले सिर्फ एक स्टेट था, गोवा। गोवा में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू था बहुत पहले से, पर अभी गोवा में बहुत पहले से लागू था और अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। गोवा में जो है वो बिफोर इंडिपेंडेंस से था। उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसमें यूनिवर्सल सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस लागू हुआ है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, मैनिफेस्टो में डाल रही है, बहुत सारे तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सके। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? जैसे अभी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। क्रिमिनल कोड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी क्राइम अगर करता है तो हम उस समय ये नहीं देखते कि ये फलाने रिलीजन से है, फलाने कास्ट से, ये सब नहीं देखते हैं। अगर क्राइम किया है तो उसको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, सबको। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आता है मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स, ये सब जो पार्ट है, ये सिविल लॉज में आते हैं। और सिविल लॉ यूनिफॉर्म नहीं है, ये हिंदू के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है,
तो इस ये कन्फ्यूजन का कारण बनते हैं। और चूंकि हम एक सेक्युलर स्टेट हैं और हम एस्पायर करते हैं कि सेक्युलरिज्म के डिग्री को और अच्छा किया जाए, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे मैरिज और डिवोर्स का बात होता है, ये मोस्टली रिलीजन का बात होता भी नहीं है। दिस इज मोर अबाउट कि क्या प्रैक्टिस चल रहा है। एक एग्जाम्पल है, सुनीता नाम की एक लड़की थी, शी वॉज जस्ट 18 और यूपी की वो लड़की थी। उसकी शादी हुई किसी सोल्जर से, वो आर्मी में थे, 5 साल तक वो वापस नहीं आए। तो एवरीवन थॉट, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया उनके बारे में, तो एवरीवन थॉट कि ही इज़ नो मोर। उसके बाद उसी लड़की की, सुनीता की शादी उसके छोटे भाई से करवा दी गई। कज़न ब्रदर था, कज़न ब्रदर से उसकी शादी हो गई एंड द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट। वो लड़की अपने मैरिटल लाइफ में आगे बढ़ रही थी, तभी जो फर्स्ट हस्बैंड था उसका वो वापस आ गया एंड द गर्ल इट वॉज डिसाइडेड कि वो लड़की जो है वो फर्स्ट हस्बैंड के पास जाएगी, पर फर्स्ट हस्बैंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। रिलीजियस गुरुज जो थे उनका कहना था कि ये सुनीता जो है शी मैरिड टू अ पर्सन फ्रॉम इस्लाम कम्युनिटी, तो उनका कहना था कि वो पहले किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद ही वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास जा सकती है। और इस कंडीशन में क्या हुआ था कि, और उसका फर्स्ट हस्बैंड जो था उसका बच्चा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, थर्ड रिलेशन के बाद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस कंडीशन में वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया कि सुनीता डिप्रेशन के वजह से मर गई। शी डाइड ड्यू टू डीप डिप्रेशन। इट वॉज नॉट द रीज़न कि कल्चरल था, रिलीजियस था, रिलीजन का यहाँ कोई बात नहीं था, ये सोसाइटल था, इंस्टीट्यूशनल था। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे अगर अच्छे से लॉ को फॉलो किया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, शी वुड हैव सर्वाइव्ड। तो यहाँ मिस रेगुलेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक एस्पिरेशन है कि यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाए। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी का लॉ एकदम इन्फोर्स कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा लॉ जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे वो मेजॉरिटी के लोग हो, गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेटिव का पार्ट हो, जुडिशरी हो, सबको एक्सेप्टेड हो, ऐसा लॉ आना चाहिए। उसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे और वैसा ही सिविल कोड लाने का बात चलता है। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले जो था 14 ईयर तक था, पहले हम लोग फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर, ये डीपीएसपी का पार्ट था। देन केम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें आर्टिकल 21A आया। इसमें हम लोग राइट टू एजुकेशन दिए हैं। राइट टू एजुकेशन किसको दे दिए हैं? 6 से 14 साल के बच्चों को। जो भी बच्चे 6 से 14 साल के उम्र में हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिल चुका है। कहाँ पे? फंडामेंटल राइट हो चुका है। तो अब डीपीएसपी में इसकी ज़रूरत है, 6 to 14 वालों के लिए तो नहीं है। तो इसको अब चेंज करके कर दिया गया है अप टू 6 ईयर। ये जो एज ऑफ 14 ईयर था ना, इसको अप टू 6 ईयर कर दिया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एडुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इज दैट क्लियर? मतलब हम लोग अगर किसी डीपीएसपी के किसी प्रिंसिपल को अचीव कर लिए हैं, लाइक कंप्लीटली अचीव कर लिए हैं, तो उसमें थोड़ा चेंजेस यहाँ भी लाए जा सकते हैं, क्योंकि वो तो हम कर लिए ना। दैट वाज माय एस्पिरेशन। जैसे अब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, अगर हम ये काम कर लिए तो वो तो हट जाएगा ना वहाँ से, या फिर उसकी जगह हम थोड़ा उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम 6 to 14 को हम कंपलसरी एजुकेशन दे दिए, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो 6 से कम वालों को अब हम यहाँ डीपीएसपी में डाल दे रहे हैं। उनके पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न नहीं है अभी फ़िलहाल। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में उनका पढ़ाई होता है, पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास 6 इज़ अंडर आर्टिकल 45। इज़ दैट क्लियर? 46 में है कि स्पेशल केयर किया जाएगा एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। हम लोग हमें शुरू से देख रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किया जा रहा है। आर्टिकल 15 में हम लोग देखे थे कि जिस समय
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लिख रहा है। उसके एक्सेप्शन में लिख रहा है कि अगर वल्नरेबल सेक्शन के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो गलत नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज अलाउड। दैट वाज अंडर लाइक 15 क्लॉज 3 में विमेन और चिल्ड्रन के लिए था, 15 क्लॉज 4 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, SC ST के लिए था, ऐसे था सबके लिए। तो अभी भी हम लोग ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें, उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, स्पेशल केयर इस पे देना है। 47 इज ऑल अबाउट कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए, रेजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि कल अगर हम गरीब थे, कल अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये महीने थी तो 10,000 पे रह गया और मेरी डेथ हो जाए, मेरे बच्चे की भी 10,000 रह जाए, नहीं। अगर कल 10,000 था तो आज 15,000 हो, थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बट ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लेवल में, हर चीज़ के में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लेवल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 47। और न्यूट्रिशन में भी, और साथ ही साथ इसमें रहता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ये प्रोहिबिट होना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रोहिबिट है, हमारे यहाँ वाइन लीकर ये बैन है। तो हम बिहार को अगर देखें तो बिहार इस प्रिंसिपल को फॉलो कर ली है। अगर हम देखें कि 47 में अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स में आता है ऐसा क्वेश्चन कि DPSP को कहाँ तक हम लोग अचीव कर लिए हैं और क्या बचा है, तो जैसे हम लोग इसमें कह सकते हैं कि UCC हम लोग अचीव नहीं किए हैं अभी। 45 में कह सकते हैं कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर को दे दिए हैं, वो अचीव कर लिए हैं, इन लॉज एंड स्पिरिट दोनों में कर लिए हैं। हालांकि इसमें अगर लिखना हो कुछ नेगेटिव तो लिख सकते हैं कि अभी भी हमारा लिटरेसी रेट कम है, अभी भी बहुत ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें कि रहता है कि 2 क्लास का बुक नहीं पढ़ पा रहा है 5 क्लास का बच्चा, तो इस टाइप का इशू लिख सकते हैं। बट इन जनरल हम बता रहे हैं कि 45 अचीव ऑलमोस्ट कर लिए हैं। 47 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का प्रोविज़न जो है, मतलब इसको बैन करने का प्रोविज़न पूरा कंट्री में तो नहीं अचीव किया गया, पर इट इज़ आर बिहार, यहाँ बिहार हुआ, हम लोग यहाँ पे ये प्रोविज़न अचीव कर लिए हैं। ओके, यहाँ पे हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अचीव नहीं किए। फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का लेवल इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है, ये हम लोग नहीं अभी इम्प्रूव कर पाए हैं। हमारे यहाँ अभी भी इनइक्वालिटी बहुत है, गरीबी बहुत है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। सो 47 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के बारे में बात हो रहा था। 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे लाना है। मतलब एग्रीकल्चर जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग को बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा था, वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक क्या क्या, HYV सीड ले आए, इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन ले आए, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो लाके हम लोगों को आर्टिकल 48 को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें किसको साइंटिफिक लाइन पे लाना है, तो एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को। और साथ में जैसे कि गाय की ब्रीड हो गई, तो गाय की ब्रीड को प्रोटेक्ट करना है, स्लॉटर नहीं करना है, काउ स्लॉटर नहीं करना है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड रॉट कैटल। तो ये हमारा एस्पिरेशन है कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, साइंटिफिक लाइंस पे लाएं और स्लॉटर ना करें मिल्च एनिमल्स का। तो एक बार अगर हम लोग रिवीजन कर लें आज जो पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग 42 से शुरू किए थे। 42 तक हम लोग कल ही पढ़ लिए थे कि ह्यूमन कंडीशन के बारे में और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। 43 से हम लोग आज शुरू किए हैं, जिसमें कि लिविंग वेज और कंडीशन ऑफ वर्क इंडस्ट्री में, चाहे एग्रीकल्चर में या किसी भी सर्विस में, डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड और डिसेंट तरीके से आपको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। दिस इज आर्टिकल 43। 43 में है कि जितने भी लोग हैं उनको मैनेजमेंट में भी काम मिलना चाहिए। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 45 में है कि 14 ईयर्स तक नहीं, अब हो चुका है कि 45 में 6 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले और कंपलसरी एजुकेशन मिले, और 6 to 14 को मिल चुका है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 46 में है कि SC ST के लिए और जितने भी वीकर सेक्शन है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए, उनका स्पेशल केयर किया जाए।
47 में है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन और इंटॉक्सिकेंट। ध्यान रखिएगा, इंटॉक्सिकेंट, न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीनों हैं 47 में। 48 में है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउज और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइंस पे बढ़ाना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48A। 48 में इन्वायरमेंट के बारे में बात होता है। आपको ना क्वेश्चंस ऐसे भी मिल जाएंगे, पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में कहाँ बात की गई है, DPSP में, फंडामेंटल राइट में या फंडामेंटल ड्यूटी में, कहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का बात आर्टिकल 48 क्लॉज ए में किया गया है, और इन्वायरमेंट और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को। ये जरूर से ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन जो है 48 क्लॉज ए में है, DPSP का पार्ट है ये क्वेश्चंस आते हैं। 49 में है कि आर्टिस्टिक या मॉन्यूमेंट के बारे में, 49 मोस्टली मॉन्यूमेंट के बारे में है। आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के जितने भी मॉन्यूमेंट या कोई भी प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट हो उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आर्टिस्टिक या कोई प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट है कोई ऐसा जो मॉन्यूमेंट के कैटेगरी में आता है या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, उसको जाके हम लोग तोड़ के खराब कर दिए। वो हमारा धरोहर है, हमको उसको प्रिजर्व करना है। तो इसमें कुछ भी डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो ये सब काम देखता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में हम लोग बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को सेपरेट रखना चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखना है, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब उनका फंक्शन और इनका फंक्शन अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का एंड चेक्स एंड बैलेंस का। ध्यान दीजिएगा, दो कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पावर्स डिवाइडेड हैं, तो और कोई भी एक दूसरे के डोमेन में नहीं घुस सकता। लेजिस्लेचर को अगर लॉ बनाना है तो जुडिशरी नहीं बना सकता, एग्जीक्यूटिव को अगर लॉ इन्फोर्स करवाना है तो लेजिस्लेटिव नहीं करवा सकता है। सबका अपना अपना डोमेन बटा हुआ है। और चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है कि कोई एक दूसरे को, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव को चेक कर रही है और जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक कर, सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, सब तीनों इक्वल लेवल पे है। और चेक्स एंड बैलेंस का प्रिंसिपल हमारे यहाँ फॉलो होता है। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखना है। दिस इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 आप देखिएगा, हमारे यहाँ हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पैरोकियल माइंडसेट से नहीं बना था, बहुत बड़ा सोच के बनाया गया था। आज हम लोग विश्व बंधु का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और उस समय ही बोला गया था कि स्टेट क्या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करेगा, में ऑनरेबल रिलेशन रखेगा जितने भी नेशंस हैं उनके साथ, सबका रिस्पेक्ट करेगा, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज़ हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उसी समय डाल दिए थे। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेगा, ये नहीं कि वो डिस्प्यूट और आगे बढ़ रहा है। हमारा एस्पिरेशन, अब DPSP से आपको एस्पिरेशन दिख सकता है कि हम कितना अच्छा सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, हम जो वेलफेयर सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं वो कितना अच्छा हो सकता है अगर ये सारा प्रिंसिपल वर्ड बाय वर्ड इन लॉज एज वेल एज इन स्पिरिट फॉलो हो जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे हम लोग कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट DPSP के बारे में जान लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस। हाँ, एक और चीज़, पार्ट 4 में तो DPSP आपने अभी पढ़ा 36 to 51 में सारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 के अलावा भी कहीं कहीं हैं। एक आ जाता है आर्टिकल 335 में, जिसमें SC ST को सर्विस में जो है अच्छे से उनका क्लेम्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये है आर्टिकल 350 है, 350A है कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप देखे होंगे कि मदर टंग में एडुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो वो भी एक क्या हुआ, आर्टिकल 350A का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 351, इसमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बोला गया। हिंदी लैंग्वेज कौन प्रमोट करेगी, तो यूनियन गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। द नेक्स्ट इज, जो मैं बता रही थी कि फंडामेंटल राइट और DPSP के डिफरेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है, बिल्कुल है। फंडामेंटल राइट कैसे इन्फोर्सिएबल है, आर्टिकल 32 में रेट जुरिस्डिक्शन होता है और सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इन्फोर्सिएबल आर्टिकल 32,
ये इन्फोर्सिएबल है नहीं है, ना इन्फोर्सिएबल है और ना ही जस्टिसिएबल है। और ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 37 में, ठीक है। गिवन टू इंडिविजुअल, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में वर्क करता है। द फंडामेंटल राइट वर्क्स ऑन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा एडुकेशन मिल सके, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये फोकस करता है। और डीपीएसपी जो वो ग्रुप पे फोकस करता है कि पूरा देश हमारा आगे बढ़े, हम इंटरनेशनल रिलेशन तक का बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करती है, पहले ही बताए थे, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करती है। दिस इज निगेटिव ऑब्लिगेशन एंड दिस इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। डीपीएस पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना चाहिए, हम आपको बोल दें कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, तो ये सब के पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हम आपको दिए कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। और निगेटिव क्या होता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, अगर आप ये किए तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते हो, किए तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, तो दिस विल बी निगेटिव ऑब्लिगेशन। और यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना चाहिए। ये खुद ही लॉ है, फंडामेंटल राइट को अलग से लॉ की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही लॉ है, वो इन्फोर्सिएबल है। लेकिन डीपीएसपी को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो लॉ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, मैटरनिटी रिलीफ के लिए एक्ट आया है, या राइट टू एडुकेशन एक्ट आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो दिस इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ये स्टैटिक होती है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट है तो एक बेसिक राइट है आपका, तो राइट तो स्टैटिक होगा, पर ये डायनेमिक होती है क्योंकि इसमें रेगुलर इंटरवल पे कोई ना कोई लॉ बन रहे हैं। आज ये लॉ बना, फिर एक डीपीएसपी इम्प्लीमेंट हुआ, फिर अभी से कुछ दिन बाद दूसरा डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने का तैयारी शुरू हो जाता है, फिर जैसे अभी यूसीसी इम्प्लीमेंट करने का तैयारी चल रहा है। तो यूसीसी ये क्या हुआ, एक डायनेमिक हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस चल ही रहा है। और ये स्टैटिक है क्योंकि इसमें राइट तो आपको मिल चुका है ना, ये आपको दोबारा तो नहीं मिल रहा है। ये आर्टिकल 12 to 35 में था और ये आर्टिकल 36 to 51 में था, ये तो एकदम याद ही होना चाहिए। दिस वाज इन पार्ट 3, दिस वाज इन पार्ट 4, और पार्ट 4A में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल कौन सा था, 51 क्लॉज A। और हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच पार्ट, कहाँ से ये लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड में ये स्पेन से लिया गया था। नेक्स्ट इज, ये कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के हैं, बट चूंकि अब बीपीएससी का लेवल भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो आपको यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी ना हो वो आपको देखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो रिपीट किया जाए, या यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के हैं, ध्यान से देखिएगा। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो डीपीएसपी को वायलेट करता है, आर्टिकल बता सकते हैं, आर्टिकल 39 क्लॉज C। एक बार ध्यान से दोबारा से देख लीजिए ताकि 39 क्लॉज C, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, डीपीएसपी, 7 शेड्यूल, कन्वेंशनल प्रैक्टिस। आंसर तो डीपीएसपी है। आर्टिकल बता पाएंगे, आर्टिकल इज आर्टिकल 50। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 50 में कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट रहेगी। ठीक है, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, 7 शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, 3 लिस्ट दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रीएम्बल तो आप जानते ही हैं। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि ऐसा कोई रूल नहीं है, बट प्रैक्टिस है तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। Which part of the constitution declares the ideal of welfare state? DPSP is all about welfare state. Okay? यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन 7 शेड्यूल, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये सब हैं।
थैंक यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपका डीपीएसपी पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार आप ज़रूर से पीछे जाके डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स को रिवाइज कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।